नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं इकोनॉमिक्स से संबंधित, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो हम लोग देखेंगे। और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित किसी न किसी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सार्वजनिक का जिक्र किया जा रहा है। सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रकीय विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। तो कार्य हमारा क्या था? सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना। हमारा ये भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा चौथा सब सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थोड़ा हम लोग स्पीड से चलेंगे। सार्वजनिक निजी भागीदारी जिसे बोलते हैं पीपीपी पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्वलोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? उस समय जो पीपीपी मॉडल पर आधारित अवसंरचना थी, बी केलकर थे। निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की थी? मतलब ऐसी कौन सी क्रांति थी जो दलहन तिलहन से संबंधित कौन सी? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति थी, स्वर्ण क्रांति, पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध तिलहनों से है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध बताया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन अगर देख लिया जाए, हरित क्रांति विश्व में सन 1940 से 1960 के मध्य हुई थी। हरित क्रांति के जनक जो थे प्रोफेसर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जी थे। विश्व का जिक्र किया जाएगा। हरित क्रांति शब्द का निष्पादन का प्रतिपादन विलियम गार्ड द्वारा किया गया था। शब्द का अगर शब्द लिया जाएगा तो विलियम गार्ड। ये शब्द से अगर लोग शब्द का निष्पादन किसने किया था? विलियम गार्ड। अब पिता किसे काम माना जाता है? अर्नेस्ट हेकर, अर्नेस्ट बोरलॉग को। ठीक। भारत में अगर देखा जाए, भारत में हरित क्रांति कब हुई थी? तो भारत का अगर जिक्र किया जाएगा तो 1966 से 1967 का जिक्र किया जाएगा। स्वामीनाथन को माना जाएगा। किसे? MS स्वामीनाथन। अगर भारत से जिक्र करेगा, भारत में किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाएगा। अगर पूछा जाए हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, भारत शब्द ना लेकर के किसके अर्थ में पूछा जाए, विश्व के अर्थ में पूछा जाए, तो नॉर्मन बोरलॉग जी को माना जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। यहाँ से जितना मैं बताया ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पीली क्रांति हो गया। हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। कहाँ पे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था? तब पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तो अगर देखा जाए हरित क्रांति से जो लाभान्वित राज्य थे, हमारे यहाँ पश्चिमी यूपी हमारे यहाँ का था, पंजाब था, हरियाणा था। अगर अपने यहाँ क्वेश्चन पूछता है उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो है हरित क्रांति से प्रभावित था, मतलब इसमें लाभ मिला था, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जाएगा। दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनना है। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीच सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो हो जाएगा उच्च उत्पादन देने वाले किस्म हो जाएंगे, सिंचाई होंगी केवल 1 और 2। ऑप्शन सही होगा। भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस ने अपनाया गया था। उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया? तो कौन था? व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, लियोनिड ब्रेजनेव, निकिता खुस्रेव। तो कौन थे? जोसेफ स्टालिन थे। वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू हुई है? तो वर्तमान में भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू हुई है। जब ये पूछा गया था 2015 से, तब का था। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास था। जी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ योजना का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। मिश्रित अर्ध व्यावसायिक से तात्पर्य है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होना। मिश्रित शब्द जोड़ दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था। एग्जिम बैंक का आयात निर्यात स्थापित हुआ 1982 ईस्वी में।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में हुई थी। बहुत बार पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। स्थापना। वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई थी? मतलब माइक्रो वित्त कंपनी का IDFC बैंक, SCBC बैंक, बंधन बैंक, मुथूट फाइनेंस बैंक। तो बंधन बैंक एक है जिसका जिक्र किया गया है, बहुत ही फेमस बैंक है। ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, तो कौन सा राज्य है? सिक्किम है। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में डॉट डॉट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने? 6 हुआ था, 6 बैंकों का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2018 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? 2018 में जिक्र किया जाएगा, तो उस समय गवर्नर कौन थे? बताइए। YB रेड्डी जी थे कि उर्जित पटेल थे, सुखराम राजन थे, D सुब्बा राव थे? कौन थे? तो उस समय जो थे हमारे उर्जित पटेल जी थे। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा उस समय के। और वर्तमान आप देख के जाइएगा। संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक निरस्त, जो स्टेट बैंक निरस्त का जिक्र किया जाएगा, और संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। इतना 6। किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार होता है? RBI अधिनियम धारा 7। RBI की जब स्थापना हुई तब उसका केंद्रीय कार्यालय डॉट डॉट में स्थित था। बेंगलुरु में, पुणे में, कोलकाता में, मुंबई में। कोलकाता में। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत आते हैं। शिकायतकर्ता पर अवार्ड को पूरी तरह स्वीकार करना बाध्यकारी है। बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतें दर्ज करने और हल करने के लिए मामूली शुल्क लेता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, फेडरल बैंक नहीं है। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? तो भारत में अभी देखिए आगे हमें बताया भी था, भारत में भारत शब्द लिया है तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। 1960 से 66 का जिक्र किया जाएगा। अगला देखते हैं। 23 के बाद 24 से क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखना है। क्रांति है और संबंधित है। जैसे सुनहरी क्रांति उद्यान से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, नीली क्रांति कुक्कुट पालन, यही नहीं, नीली क्रांति जो मछली से हो जाएगा, हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर C नहीं सुमेलित है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया कहाँ पे किया गया? गेहूं के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में, तिलहन के उत्पादन। किसके उत्पादन पे महसूस किया गया था? तो गेहूं के उत्पादन पर। ऑपरेशन फ्लड सेकंड का निम्न में से किससे संबंधित है? दुग्ध आपूर्ति। ऑपरेशन फ्लड का जिक्र किया जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं को पेश किया है? HDFC बैंक, SBI बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक। तो इसमें है ICICI बैंक। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया था? भारतीय इम्पीरियल बैंक का संबंध हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक से। भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक उधान प्रदान किया गया था? वाणिज्यिक बैंक द्वारा। उधान का मतलब उधार, वाणिज्यिक बैंक द्वारा। कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को USS तक बढ़ाना है, 60 बिलियन से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 32 से। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात। 32 में बताइए कौन सा था विशेष क्षेत्र स्थापित करने वाला? ऑप्शन नंबर आपका उत्तराखंड हो जाएगा, C हो जाएगा। 33 इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? भंडारण सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, अनुकूलन मंडी, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी। तो अनुकूलन मंडी नहीं है।
अगला ऑप्शन देखते हैं, भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? भारत का कपास निगम, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत और कीमतों का आयोग, भारत के कृषि निगम। तो भारत के कृषि निगम नहीं है। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? राष्ट्रीय कृषि आयोग, राज्य सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। उपयोग में से कोई नहीं, तो कौन? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग घोषित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 ईस्वी को हुई थी। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है स्थानीय सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र और राज्य सरकार मतलब भारत में कृषि आयकर लगाया, कृषि आयकर का जिक्र अगर किया जाएगा राज्य सरकारों द्वारा लगाया जा सकता है। अगला देखते हैं, कृषि विपणन की आधारभूत संरचना AMI कब से प्रभावी हुई थी? आधारभूत संरचना का जिक्र किया जा रहा है कृषि विपणन का अप्रैल 2014 में। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। कृषि विपणन 2014। राष्ट्रीय कृषि बाजार NSM क्या है? राष्ट्रीय कृषि बाजार NSM क्या है? कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय बाजार, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय विभाग, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय व्यापार मंच, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय समिति। तो कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय व्यापार मंच है। कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम के क्या कहा जाता है? PMFBY। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लोग इसमें फंस जाते हैं। एग्री उड़न, PMKSY, एक मार्कनेट। तो एग्री उड़न है। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। तो कौन रखता है? महालनोबिस रखता है, गांधीवादी रखता है, LPG लगता है, पूरा रखता है। तो पूरा रखता है। कायाकल्प और शहरी परिनिर्माण के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है? AMRUT, आवास और शहरी मामले के अधीन है। रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या कौन सी है? तो मजदूरों को अपने किए गए कार्य की मजदूरी नहीं मिलती है। श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे काम कर सकता है, कम काम कर रहे हैं। मजदूर अत्यंत शिथिल तरीके से जमा कर रहे हैं। श्रमिक काम करना नहीं चाहते हैं। तो श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 में देखते हैं, प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना PMMSY के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र MSK को निम्न में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया था? तो सन 2017 से 18 में महिला शक्तिकरण के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 से, प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 31 मई 2019 को संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि वाले अल्प और सीमांत किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये, 4 हेक्टेयर तक के अल्प भूधारकों और मध्यम किसानों को प्रति 6,000 रुपये, 8 हेक्टेयर तक अल्प भूधारकों और सीमांत किसानों को प्रति 6,000 रुपये, सभी किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये। तो सभी किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिए जाने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देखा जाता है, वस्तु एवं सेवा कर GST भारत में जुलाई ... को पेश किया गया था। बहुत ही हिट क्वेश्चन है 2017 में। वस्तु एवं सेवा कर GST को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? तो वस्तु एवं GST को 3 घटकों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स GST नामक नई कर व्यवस्था के उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? तो उच्चतम प्रतिशत स्लैब देखा जाए तो कितना प्रतिशत है? तो 28% है। भारत में किस राज्य सर्वप्रथम GST की पुष्टि की गई है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, असम और उत्तर प्रदेश। तो असम में। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किसे 19 फरवरी 2016 के GST पर बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? अरुण जेटली को, सुशील कुमार मोदी को, KM मणि को, अमित मित्रा को। तो अमित मित्रा को। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्न में से सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया है? औद्योगिकरण से, वैश्वीकरण से, निजीकरण से, उदारीकरण से। तो किससे किया है? औद्योगिकरण से किया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के निवेश
भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष जीबी रामकृष्ण जी थे, सी रंगराजन थे, अरुण जेटली थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे, जीबी रामकृष्ण जी थे। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है किससे है? अर्थव्यवस्था के अधिक नियमन की ओर, वैश्वीकरण की ओर, लोक क्षेत्र को बढ़ाने की ओर, उपयोग सभी की ओर, तो वैश्वीकरण की ओर। अगला देखते हैं, BIFR संबंधित है रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से, स्टॉक एक्सचेंज की क्रियाओं के नियंत्रण से, खाद्य नियंत्रण से, विदेशी व्यापार नियंत्रण, रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के निर्माण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 54 बात 55 क्वेश्चन देखा जाता है। 55 क्वेश्चन नंबर 55, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? तो भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में अपनाई गई थी। भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 1991। चाहे आर्थिक नीति का जिक्र करें चाहे औद्योगिक नीति का जिक्र करें, 1991 में। 56 से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56, भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 हो गए। 57 क्वेश्चन नंबर 57 देखा जाता है, कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस नए मंच को क्या नाम दिया गया है? इस नए मंच को क्या दिया गया है? ई-रकम दिया गया है, RAKAM, ई-रकम नाम दिया गया है। अधिक अन्न उपजाओ अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? अधिक अन्न उपजाओ 1948 में किया गया था। भारत सरकार द्वारा ई-रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित किया है जिसका उद्देश्य ... के लिए शुरू किया गया था। कृषि बीज खरीदने के लिए, कृषि उत्पादन बेचने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त हुआ है? तो 15.87% भाग का योगदान प्राप्त हुआ था। मित्रों, यह पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन थे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अपना दूसरे वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।